गर्मी की छुट्टियां। अपनी स्लाइटनिंग मैरिज वाली बीवी के साथ मैंने 2 महीने बड़ी ही रोमांटिक और नज़दीकी भरी जिंदगी गुजारी। लेकिन इस चक्कर में फिजिक्स के काम की एक लाइन भी नहीं लिखी। और फिर एक मियाँ बीवी वाली खास रात के ठीक बाद मुझे दुनिया की सबसे अच्छी खबर मिली। मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे पुरानी मेहनत पूरी करने के लिए भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं खुशी से 7वें आसमान पर था, लेकिन मेरी पत्नी फू वैन वैन पीठ पीछे दबी दबी हंसी हंस रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें फिजिक्स के प्रोफेसर से इतनी नफरत है? मैंने कहा, नहीं, प्रोफेसर शाह तो अच्छे इंसान हैं, बस मुझे फिजिक्स ज़रा कम समझ आती है। वैसे तुम्हें पता है प्रोफेसर शाह ने अचानक काम क्यों छोड़ दिया? फू वैन वैन ने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, जैसे उसे गॉसिप में कोई दिलचस्पी ना हो। क्यों? उस बुढ़े प्रोफेसर सिया ने आज क्लासरूम में कहा कि उनकी बेटी एक आदमी के पीछे पागल है और अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई है। कंपनी संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद काम पर लौटना पड़ा। ये सुनकर फू वैनवैन की भवें तम गई। तो मेरे पापा बाहर मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, और उसने बात जारी रखी। अगर ऐसा है तो तुम्हें उस बेटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो एक मर्द के पीछे पागल है और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही। उस नकारा बेटी की वजह से ही मैं आखिरकार इस मुसीबत से आज़ाद हो पाया हूँ। तभी फू वैन वैन ने मुझे टोका, प्रोफेसर स्या सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स का सब्जेक्ट ही सिलेबस से हट गया है। मैंने जवाब दिया, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं होगी कि कोई और खड़ूस प्रोफेसर आ जाए। क्या पता कोई हॉट टीचर आ जाए। आजकल फू वैन वैन को हॉट शब्द सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मुझे तुरंत चेतावनी दी, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? याद रखो, तुम एक शादीशुदा आदमी हो। मैंने फौरन उसे मक्खन लगाते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी के गले लगे बिना ही रह सकता। आखिर रात में मुझे तुम्हारी इस पतली कमर को जो सहलाना होता है। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं घर में अकेला था। मेज पर रखे नाश्ते के पास फू वैनमन का एक नोट था, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है? कॉलेज के आखिरी साल की पहली क्लास फिजिक्स की थी। जैसे ही बेल बजी, पूरी क्लास में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर अचानक पूरी क्लास दीवानी हो गई। भाई मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। मैंने अनजाने में स्टेज की तरफ देखा और मेरा दिल धक से रह गया। फू वैन वैन। और फिर जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो गया हो, मैं सबके सामने चिल्लाया, पत्नी। अगले ही पल पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिकी थीं। अपनी गलती का एहसास होते ही मैं अपनी सफाई देने के लिए हड़बड़ी में खड़ा हुआ। सॉरी प्रोफेसर। मेरे इस दोस्त का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। ये जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे अपनी बीवी बुलाने लगता है। फू वैन वैन ने एक पल के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकी और बोली, नौजवानों को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फू वैन वैन है। प्रोफेसर शाह काम के सिलसिले में कहीं और चले गए हैं, इसलिए अब से फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लासेस मैं लूंगी। जहाँ तक टीचिंग मेथड और एग्जाम्स की बात है, मेरी प्रोफेसर शाह से बात हो चुकी है, और हम उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों के फाइनल मार्क्स तय हो सके। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोरदार मुक्का मारा हो। मेरी बीवी मेरी टीचर बन गई, लेकिन वो तो एक एजेंसी में काम करती थी, वो अचानक नंदा यूनिवर्सिटी में कैसे आ गई? सच में कॉलेज के आखिरी साल में मेरा टीचर स्टूडेंट वाला रोमांस शुरू हो गया। ये बहुत अजीब है। प्रोफेसर शाह ने जो होमवर्क दिया था वो मुझे ईमेल पर मिल चुका है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी देर में सारे असाइनमेंट्स मेरे केबिन रूम 803 मॉडल में ले आना। जिन स्टूडेंट्स ने काम पूरा नहीं किया है उनके पास कल सुबह तक का वक्त है। मैंने धीरे से कहा, प्रोफेसर क्या हम इसे 3 दिन बाद दे सकते हैं? हमें थोड़ा सुकून से काम करने दीजिए। होमवर्क उसूलों की बात है और मैं सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती हूँ। मुझे पता है आप में से कुछ ने सुना था कि प्रोफेसर शाह जा रहे हैं, और आपको लगा कि आप बच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे तक जिसका काम जमा नहीं हुआ उसके पार्टिसिपेशन मार्क्स 50% काट दिए जाएंगे। प्रोफेसर शाह ने छुट्टियों से पहले ही आपको चेतावनी दी थी। मेरा मन किया कि सबके सामने खड़ा होकर उससे बहस करूं। आप में से कुछ वो मेरे बारे में ही बात कर रही है ना? कल ही तो उसने मुझे दूसरों की बर्बादी पर जश्न मनाते देखा था। तभी एक लड़का चापलूसी करने लगा, प्रोफेसर फू, क्या हमें आपका व्हाट्सएप मिल सकता है? व्हाट्सएप? बिल्कुल नहीं। मेरा ईमेल काम के दौरान एक्टिव रहता है। आज हमारी पहली मुलाकात है, तो आप जो चाहें पूछ सकते हैं। प्रोफेसर फू, क्या आप सिंगल हैं? फू वैन वैन की नज़र एक पल के लिए मुझ पर पड़ी। मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। हमने हाल ही में कोर्ट मैरिज की है। जब आप सब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी। उम्मीद है हमारा ये साल अच्छा गुजरेगा। उसके इतना कहते ही पूरी क्लास में फिर से शोर मच गया। बाहर से तो मैं शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफानों का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने अपना पेन इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूटने ही वाला था। झूठी। जब मैंने क्लास का ग्रुप खोला तो उसका नाम बदलकर फू वैनवैन से शादी करनी है रख दिया गया था।
वो भले ही कितनी भी सख्त हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहुत खूबसूरत है। ऐसी हाई क्वालिटी बीवी मेरी किस्मत में क्यों नहीं आती? घर चलो फिर बताता हूँ। रात को जब फू वैन वैन घर आई तो मैं नीचे नहीं था। वो ऊपर आई और देखा कि मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। गेस्ट रूम के बिस्तर पे एक छोटा कंबल और तकिया रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हमारे कमरे से निकाल दिया गया हो। ये चीम, दरवाजा खोलो, मैंने अनसुना कर दिया। अहम, सच में बाहर नहीं आओगे? घर आते वक्त रास्ते में एक नई बीबी की शॉप खुली थी। मैं वहां से कुछ खाने को लाई हूँ, क्या तुम्हें नहीं चखना? चूंकि मैंने रात का खाना नहीं खाया था, मैं अपनी इज्जत ताक पर रखकर दरवाजे के पीछे से चिल्लाया, क्या लाई हो? दिखाओ मुझे। इसमें मटन स्क्यूअर्स हैं, रिब्स हैं और पैंचेता है। ये औरत जानती है कि मुझे कैसे मरना है। ये सब मेरी पसंदीदा चीज़ें थीं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उसका वो खूबसूरत चेहरा सामने था। मन किया कि उसे ज़ोर से भींच लूं। मैंने उसके हाथ से बीब छीना। पतिदेव, अभी भी नाराज़ हो? अब गुस्सा थूक भी दो। मुझे पति मत बुलाओ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, फिर भी तुम कल मुझ पर हंस रही थी। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आगाह किया था कि अपनी किस्मत पर भरोसा मत करो। क्या मैंने नहीं कहा था? हूं? तो क्या अब तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मेरा गुस्से वाला चेहरा देखकर फू वैनमैन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। तो बेबी अचम, याद रखना कि कल अपना होमवर्क सही वक्त पर जमा कर देना, ठीक है? उसका ये मजाकिया अंदाज मुझे पागल कर देता है। लेकिन अगर तुम अभी भी शुरू करो तो मुझे नहीं लगता कि तुम टाइम पर ख़त्म कर पाओगे। गुड लक। मैं ऑफिस में एक मीटिंग में हूँ, कुछ चाहिए हो तो वहाँ आ जाना। हमारे बेबी एकेम को अपना काम खुद ही खत्म करना होगा। मैंने अपना सारा दुख खाने निकाल दिया। पेट भर जाने के बाद मुझे फिर से होमवर्क की चिंता होने लगी। सच है, जब भूख लगती है तो सिर्फ खाने की चिंता होती है, पर पेट भरते ही हजार परेशानियां सामने आ खड़ी होती हैं। जब मैंने होमवर्क खोला तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। न केवल काम बहुत ज़्यादा था, बल्कि मुझे एक भी सवाल हल करना नहीं आता था। मुझे पता है कि फू वैनवैन अपने उसूलों की पक्की है। अगर मैंने सच में काम जमा नहीं किया तो वो पक्का मेरे मार्क्स काट लेगी। भाड़ में जाए सब, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। आखिर अपनी बीवी ही तो है। मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और सीधा अंदर घुस गया। जानो, प्लीज़ मेरी मदद करो। फू वैनवैन एक वीडियो मीटिंग में थी और कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठे लोग मजाक उड़ाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। मैं हड़बड़ाकर वहां से भाग निकला। 1 मिनट बाद फू वैनवैन ने मुझे बिस्तर में कंबल के अंदर मुंह छिपाए हुए पाया। क्या हुआ? बाहर आओ। उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज तो सुन ली। कोई बात नहीं, सुन ली तो सुन ली। मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम्हारे मुझे लव बुलाने में क्या बुराई है? तब जाकर मैं बाहर निकला और उसे गले लगा लिया। अमोर, हमारी शादी के वास्ते क्या मेरा होमवर्क थोड़ा पोस्टपोन नहीं हो सकता? फू वैनवैन को ये दो शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी मुस्कुराहट छिपाई। नहीं हो सकता। तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। मतलब, मैं तुम्हारी पत्नी तो हूं, लेकिन जैसा मैंने क्लास में कहा, होमवर्क उसूलों की बात है। तुम जैसे इंसान ने जिसने एक शब्द भी नहीं लिखा, उसके 80% मार्क्स कटेंगे। फुआन वैन, तुम हद पार कर रही हो। तुम सिर्फ 50% नहीं काट सकती। मुझे अपनी डिग्री के लिए अभी भी 3 क्रेडिट्स चाहिए। अगर तुमने 80% काट लिए तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। आमोर, ये तुम्हारे पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं, वो तो गए। अब अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो ये हमारे आकम के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी नज़रें झुकाईं और उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा किस किया। स्टूडेंट आकम, मुझे बहकाने की कोशिश काम नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम हर खूबसूरत औरत को अपनी बीवी बुलाते हो। क्या ये सच है? एंड कोट, मैं हर खूबसूरत लड़की को वाइफ बोलता हूँ। और आप प्रोफेसर, आप जितने चाहें उतने पॉइंट्स काट लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ग्रेजुएट होने से पहले मैं फिर से शादी कर लूंगा और मुझे 5 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हम सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट हैं, तो अच्छा होगा कि हम दूरी बनाकर रखें, चाहे कॉलेज हो या घर। जब तक प्रोफेसर फू पढ़ा रही हैं, मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा और शरीफों की तरह गेस्ट रूम में सोऊंगा। ठीक है? अगर मेरे प्यारे एकम को अपनी वाइफ की याद आए तो वो गेस्ट रूम में आकर मुझे ढूंढ सकता है। ठीक है? क्या मैं तुम्हें इतना डेस्परेट लगता हूँ? मैं तुम्हें ढूंढने क्यों आऊँगा? और हाँ, अब से तुम्हें क्लास में वो काली स्टॉकिंग्स पहनना मना है। अच्छा, ये तो जेलसी है। चलो ठीक है, मैं अपने पति की बात मान लेती हूँ। अब से मैं उन्हें सिर्फ घर पर पहनूंगी ताकि सिर्फ मेरा पति देख सके। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सोने चला गया। फिजिक्स कोर्स की हफ्ते में 3 मेन क्लासेस होती हैं और उन्होंने सारी की सारी पहले 3 दिनों में रख दी। ये तो उन्हें खत्म करने जैसा है। मैं स्टेज पर खड़ी उस औरत को देखता रहा। आज, जैसा कि उम्मीद थी, उसने काली स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी। क्लास शुरू होने से पहले चलिए हॉलीडे होमवर्क के बारे में बात करते हैं।
अभी भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। उनकी पार्टिसिपेशन ग्रेड 50% कम कर दी जाएगी। सचम, इस स्टूडेंट ने होमवर्क का एक शब्द भी नहीं लिखा है, इसकी पार्टिसिपेशन ग्रेड 80% कम कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सब इसे एक वार्निंग की तरह लेंगे और अब से अपना काम टाइम पर सबमिट करेंगे। 80%। इस तरह तो भले ही वो फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स ले आए फिर भी फेल हो जाएगा। क्या उसकी आचरण से कोई पुरानी दुश्मनी है? हाँ, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंटरैक्शन और अगली असाइनमेंट्स टाइम पर देकर उन्हें रिकवर कर सकते हैं। फू वैनमैन को मेरे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करते देख मेरे रूम 506 वाले दोस्तों ने मन ही मन उसे बहुत बुरा भला कहा। क्लास के दौरान न चाहते हुए भी मैंने ध्यान देने की कोशिश की। मैं इस डर से सुनता रहा कि कहीं 10 पॉइंट्स और न कट जाएं। लंच के वक्त जब सब डॉर्मेटरी में आराम कर रहे थे, सबको मेरे क्रेडिट्स की चिंता हो रही थी। मैंने सुना है कि अगले सैटरडे को एक वेलकम पार्टी होने वाली है और जो भी उसमें हिस्सा लेगा उसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। क्लास खत्म होते ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे अपना गिटार भेजने को कहा। जब मैं घर पहुंचा और माँ का भेजा हुआ पार्सल खोला तो देखा कि गिटार टूटा हुआ था। जब फू वैनमन घर आई तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बात यह है कि मैं अगले हफ्ते वेलकम पार्टी में परफॉर्म करने वाला हूँ। माँ ने आज गिटार भेजा था पर पता नहीं रास्ते में कैसे टूट गया। फू वैनमैन ने गिटार की हालत देखी और समझ गई कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। चिंता मत करो, कल मैं इसे रिपेयर के लिए ले जाऊंगी। इसमें कुछ दिन लगेंगे। जरूरत नहीं है, मैं क्लब के लड़कों से उधार ले लूंगा। एक ही बात है। फू वैनमैन ने कुछ नहीं कहा, बस टूटे हुए गिटार को वापस पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। तुमने वेलकम पार्टी में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया? मैंने चिढ़ते हुए कहा। क्यों? क्या इसलिए नहीं क्योंकि प्रोफेसर फू इतनी जालिम निकली और मेरे 80% पार्टिसिपेशन मार्क्स काट लिए? मेरे पास क्रेडिट्स वापस पाने का यही एक तरीका है। ये कहकर मैं उड़ा और ऊपर चला गया। नहाने के बाद मैं सोने ही वाला था कि वैन तकिया लेकर कमरे में आ गई। तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? चाहे कॉलेज हो या घर, हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का है। दूसरे कमरे में जाकर सो सचिन, थोड़ी तो मर्यादा रखो। इस औरत के आगे पिघलना नहीं है भाई। क्या तुम सच में मुझे गले लगाकर नहीं सोना चाहते? जरा सोचो मैं कितनी सॉफ्ट हूँ। और बात सिर्फ गले लगने तक ही सीमित नहीं रहेगी। पता है ना? जरूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए। फू वैनमैन जानती थी कि मैं बस जिद कर रहा हूँ। वो पास आई और धीरे से मेरी तरफ झुकी। उसकी पतली उंगलियों ने मेरा हाथ खींचा और वो मेरी बाहों में सिमट गई। इन 3 दिनों में मेरी याद आई, मैं पूरी तरह से उसके जादू में फंस गया था। मेरा बेबी एचएम कितना प्यारा है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो घर पर एक नया गिटार देखा। फू वैनमैन किचन में डिनर बना रही थी। इतना महंगा गिटार खरीदने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना कि मुझे सिर्फ एक बार वेलकम पार्टी के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें परफॉर्म करने का मौका कम ही मिलता है और तुम जब चाहो इसे घर पर बजा सकते हो। अच्छा होगा कि तुम इन 2 दिनों में खूब प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें वेलकम पार्टी वाले दिन मिलूंगी। मुझे याद आया कि आजकल नंदा यूनिवर्सिटी में फू वैनमैन कितनी पॉपुलर है। अगर वो पार्टी में गई तो पक्का उसके दीवानों की भीड़ लग जाएगी। प्रोफेसर फू, बेहतर होगा कि आप अपने ऑफिस में बैठकर अपनी क्लासेस की तैयारी करें। वेलकम पार्टी में मत जाइएगा। क्या पतिदेव मुझे देखना नहीं चाहते? जब से फू वैनमैन नंदा यूनिवर्सिटी आई है, स्कूल फोरम हमेशा भद्दे कमेंट से भरा रहता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फू वैनमैन को अपने घर में एक पेट की तरह रखने के लिए दौलत लुटाने को तैयार थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम सबका ध्यान कितना खींचती हो। बस हर जगह सज धज कर अपनी नुमाइश करना जानती हो। फू वैनमैन समझ गई कि उसके पति को जलन हो रही है। तो पतिदेव, मुझे बताइए मैंने कहाँ दिखावा किया? आप इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, पूरा दिन सज धज कर रहती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। अगर ये ध्यान खींचने के लिए नहीं है तो फिर क्या है? फू वैनमैन मन ही मन मजे ले रही थी। तो पति से तारीफ सुनकर ऐसा लगता है। ठीक है, अब से मैं अपने पति की बात मानूंगी और ज्यादा तैयार नहीं होंगी। अचेम, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है कि कोई मुझे चुरा लेगा तो मुझे एक रिंग दे दो। मैं उसे पहनूंगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ हमारी शादी को करीब 3 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक फू वैनमैन को कोई तोहफा नहीं दिया। छोड़ो, मैं बिजी हूँ। वेलकम पार्टी के बाद मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चुनूंगा। आखिर मेरा फ्यूचर, मैं ग्रेजुएट हो पाऊंगा या नहीं, सब उसी औरत के हाथ में है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस और अपनी पुरानी समझ के साथ। इन दिनों मेरी गिटार प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही। परफॉर्मेंस से पहली रात मैं काफ़ी नर्वस था। बार बार शीट म्यूजिक देख रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए। फू वैनमैन घर काफ़ी देर से आई। वैनमैन, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं अपने प्यारे एचएम के लिए गिफ्ट तैयार कर गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। क्या गिफ्ट? वन वन ने अपनी पीठ के पीछे से एक खूबसूरती से पैक किया हुआ डिब्बा निकाला। मैंने अपनी आंखें मली। ये मशहूर डिजाइनर प्रोफेसर जीन का बनाया हुआ आउटफिट था। उनके हाथ के डिजाइन किए हुए कपड़े अक्सर बिक्री के लिए नहीं होते। ये कितना शानदार है।
मैंने ऐसी चीज़ें सिर्फ दूर से फैशन शोज में देखी हैं। मेरी इसे पहनने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर ये गंदा हो गया तो तुम इसे वापस कैसे करोगी? फू वैनमैन ने मेरा चेहरा सहलाया। पागल, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा है। क्या पतिदेव इसे ट्राई करना चाहेंगे? 2 मिनट बाद मैं क्लोजेट से बाहर आया। फू वैनमैन की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसा लगा? ओह, बहुत बढ़िया, बहुत ही एलिगेंट। थैंक्स लव। फू वैनमैन ने मेरे लाल होते कान देखे तो अपने पंजों पर खड़ी हुई और मुझे एक छोटा सा किस दिया। वेलकम पार्टी में मेरी पुरानी पकड़ और कुछ दिनों की मेहनत की वजह से मेरी परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट रही। पर सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई और मुझे कहीं भी फू वैनमैन नजर नहीं आई। वो शातिर कहीं की। मैंने मना किया था तो वो सच में मेरा परफॉर्मेंस देखने तक नहीं आई। मैं स्कूल के पीछे की तरफ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहाँ फूलों का एक बड़ा सा बुके देखा। आपने बहुत मेहनत की पतिदेव। परफॉर्मेंस के लिए बधाई। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये पहली बार था जब मुझे फूल मिले थे, पर मैं फिर भी थोड़ा उदास था। आखिर फू वैनमैन ने अपनी आंखों से मेरा परफॉर्मेंस जो नहीं देखा था। मैंने अपना फ़ोन चेक करने के लिए सिर झुकाया और अपने फीड के नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। तो तुम मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी वैनमैन? वैनमैन की पोस्ट में मेरी परफॉर्मेंस की एक फ़ोटो थी जिसका कैप्शन था, तारों भरे आसमान के नीचे पूरा चांद। वो भीड़ के एकदम पीछे खड़ी थी। क्या तुमने इस फोटो को किसी से छुपाया है? हाँ, स्कूल के प्रोफेसर से। मैं ये चार्ट सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, काम के लिए नहीं, समझे? वाह, कितनी चौकन्नी औरत है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं था। आज का दिन एकदम परफेक्ट हो सकता था, पर कभी कभी इंसान खुद ही अपनी कब्र खोद लेता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। नहाने के बाद मैं फू वैनमैन के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। फू वैनमैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फोटोग्राफर हो। जरा ये कलर ट्रीटमेंट तो देखो। मैंने एक चेले की तरफ फोटो की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, तुमने ये सेटिंग्स कैसे एडजस्ट की? इससे पहले कि फू वैनमैन कुछ बोलती, उसने देख लिया कि मैंने उसका नाम इनफर्टिल सेव कर रखा है। बहुत बढ़िया। फू वैनमैन ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी गोद में बैठ गई और मुझे किस करने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पागलों की तरह मचूमती रही। अच्छा मनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है? हाँ, सच में कसम से मुझे वाकई नहीं पता था कि मैंने क्या कर दिया है। देखो मैंने क्या किया। फू वैनवान पहले ही मेरी के निशा के बटन खोल रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही सेडक्टिव थी। उसने कहा, हनी, तुमने मेरे लिए क्या नाम सेव किया था? अब याद आया? मैं 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और फिर तुरंत असलियत समझ आई। ऐसा नहीं है कि उस वक्त मुझे जलन हुई। ये औरत कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती। किसने सोचा था कि फू वैनवान मुझसे इस तरह लिपट जाएगी? मुझे पता था कि आज रात बचने का कोई रास्ता नहीं है। सैटरडे को मेरी आंखें दोपहर 12 बजे खुली। मेरे बगल में कोई नहीं था। मैंने अंगड़ाई ली और जब नीचे गया तो टेबल पर कुछ डिशेस रखी थी। मैंने जानबूझकर शोर करने के लिए कुर्सी खींची। फू वैनवन आखिरी डिश लेकर किचन से बाहर आई और मेरे बगल में बैठ गई। क्या हुआ हनी? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में बस कल रात की बातें चल रही थीं। हस्बैंड, मुझे माफ़ कर दो। कल रात मुझसे गलती हो गई। इसकी भरपाई के लिए क्यों ना हम बाद में किसी हॉट स्प्रिंग पर चलें? मैं कंफ्यूज हो गया। द चनन में हॉट स्प्रिंग्स हैं? अच्छे से खाना खा लो, बाद में मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। बाहर निकलते वक्त मुझे लगा कि फू वैनवन की तबीयत ठीक नहीं है। फू वैनवन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम पीली दिख रही हो। क्या तुम्हें बुखार है? कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई? कुछ नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। बुखार गंभीर बात है। क्या होगा अगर इसका असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ा? हॉस्पिटल पॉपुलर इन नानिन चलो। मैं अक्सर बीमार नहीं पड़ती, बहुत कम ही हॉस्पिटल आती हूँ। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर खड़े होकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी स्पेशलिटी ढूंढूं। कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। सीधा 8th फ्लोर पर चलते हैं। मेरी एक दोस्त वहां काम करती है। तो मुझे फू वैनमैन को 8th फ्लोर के एक डॉक्टर के कैबिन में ले जाना पड़ा। वैन, माना, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? फू वैनमैन ने मुझे गले लगाया और कहा, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये जंजान है मेरी कॉलेज फ्रेंड, और ये मेरे हस्बैंड है सचिन। हाय कन्हाडो। कन्हाडो? कितना एम्बैरसिंग निकनेम है। बेहतर होगा कि तुम उसे अच्छे से चेक करो। कल तक वो बिल्कुल ठीक थी और आज सुबह ऐसी उठी है। चेकअप के दौरान कैबिन में सिर्फ पेशेंट ही रह सकता है। कुन्हाडो, आप मेरे साथ बाहर इंतजार कर सकते हैं। वैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पक्का। ये बहुत लंबे समय तक एब्स्टिनेंस में रहने की वजह से हुआ है। सब कुछ जमा हो गया है। बकवास मत करो और सुचन के सामने कुछ भी मनगढ़ंत बातें मत सोचना। सुना आपने कुन्हाडो, मेरी बहन का यह बुखार? फू वैनमैन ने जंजन को बोलने से रोकने की कोशिश की। क्या हुआ? मुझसे कुछ मत छुपाओ। बात यह है कि मेरी बहन बहुत लंबे समय से एब्स्टिनेंस में थी और वह सब एक्यूमुलेट हो गया। कुछ गंभीर नहीं है।
वापस आते समय मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। क्या मतलब एब्स्टिनेंस? इतने लंबे समय से। कल रात तो हम दोनों साथ थे। धोखेबाज डॉक्टर। पक्का वो एक शार्लेटन है। रात में बिस्तर पर लेटे हुए मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। मैंने महिलाओं के लिए प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस के खतरों के बारे में सर्च की। भाई साहब, फीमेल एब्स्टिनेंस के इतने खतरे हैं। कितना डरावना है। पर अगर सोचूं तो हम शादीशुदा हैं। इसमें शर्म कैसी? ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले कभी नहीं किया। मैं उसे बुखार में तो नहीं रहने दे सकता, है ना? यही सोचकर मैं ऑफिस के दरवाजे पर गया, यह चेक करने के लिए कि क्या फू वैनमैन मीटिंग में है, और फिर सीधा अंदर चला गया। मैं धीरे से फू वैनमैन के पास गया, उसे कुर्सी से उठाया और टेबल पर बिठा दिया। अमोर, मेरी बाहें धीरे से फू वैनमैन की पतली कमर के चारों ओर लिपट गईं। क्या हुआ? क्या कल मैंने तुम्हें काफी नहीं थकाया था? फू वैनमैन की ड्रेस पहले ही छोटी थी और उसके इस तरह बैठने से वह कुछ सेंटीमीटर और छोटी हो गई। अमोर, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी नहीं किया। मुझे उकसाना बंद करो। मेरी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन बिना मेरे जाने मेरे कानों के किनारे लाल हो गए। उस पहली रात को तुम कितने बुद्धू थे। सच तो यह है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसे झटके से देखा। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं नाराज हो गया। वो औरत धीरे से हंसी। मैं बस तुम्हें घर ले जाना चाहती थी। मैं फौरन बाहर निकलने के लिए उठा और मेन बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम बहुत दुष्ट हो। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगा। भले ही ये बुखार तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दे। मुझे धोखा दिया और मेरी भावनाओं से भी खेला। फू वैनन, आज से तुम्हारा मेन बेडरूम में आना मना है। इसी बीच नानिन का इस ग्रुप चर्चाओं से भरा था। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, हमारा एक कुन्हाड़ो है। कौन सा कुन्हाड़ो? फू वैनमैन को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। भला सोचो दोस्तों, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड है। क्या फू वैनमैन ने शादी कर ली? क्या तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि कुन्हाड़ो कौन है? तुम सब उसे जानते हो, हम जानते हैं। कहीं ये वह लंबा और बोनीटो फ्रेशमैन तो नहीं? उसका नाम क्या है? सचिन, है ना? फू वैनमन तो कमाल है। उसने सच में उस बंदे को फंसा लिया और घर ले गई। हाँ, फू वैनमन तो खुशी के मारे सातवें आसमान पर होगी। तभी तो उसने हमें बाहर जाने के लिए बुलाना बंद कर दिया। पता चला कि वह पूरे दिन अपने पति के साथ रोमांस करती रहती थी। नहीं नहीं नहीं, इस बार तुम लोग बिल्कुल गलत हो। आज फू वैनमन हमारे हॉस्पिटल में आई थी। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। फू वैनमन को एब्स्टिनेंस की वजह से बुखार हो गया। हाँ, उसी वजह से बुखार। हम कम से कम 3 साल तक इस बात पर उसका मजाक उड़ा सकते हैं। फू वैनमैन एक एक करके मैसेजेस देख रही थी। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। इसके बारे में बात करना बंद करो। क्या तुम्हारा मूड खराब है? कुन्हाड़ू के साथ नहीं हो? उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे हंसने का बहुत मन कर रहा है। एक ऐसा आदमी है जिसे फू वैनमैन काबू नहीं कर पाई। ये सीनहादो तो बहुत पावरफुल है। अगले दिन मैं क्लास में फू वैनमैन को तब तक घूरता रहा जब तक वो घबरा नहीं गई। सुचन, तुम प्रोफेसर फू को इस तरह क्यों घूर रहे हो? यह मत कहना कि तुम उन्हें पसंद करते हो। मैं और उसे पसंद करूं? कभी नहीं। कोई भी औरत ठीक नहीं होती। क्या तुम्हारा और प्रोफेसर फू का क्लास के बाहर कोई कांटेक्ट है? मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे कोई बड़ी पर्सनल खुन्नस है ना? ये औरत, ये तुम्हारे पार्टिसिपेशन ग्रेड का 80% काट लेना चाहती है। तुम भी उससे बदला लेना चाहोगे? मैं अभी भी सोच ही रहा था कि फू वैनवान का क्या करूं। अचानक मेरे सामने वाले लड़के खुसर पुसर करने लगे। वाओ, प्रोफेसर फू की बॉडी तो कमाल की है। हाँ, उनका हस्बैंड कितना खुशकिस्मत होगा। मेरा मन सबको गाली देने का कर रहा था। खाक खुशकिस्मत। उन्हें क्या पता कि वो मैं हूं जो उसे बिस्तर पर पागल कर देता हूं, जिससे वो और भी ज्यादा मांगने लगती है। मैंने जीत की मुस्कान के साथ रूम के सामने खड़ी औरत की तरफ देखा। आज तुम अपनी खाल पर महसूस करोगी कि न रुक पाना क्या होता है। दुष्ट औरत, देखता हूं कि तुम सबक सीखती हो या नहीं। आज मेरी सिर्फ एक क्लास थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं सीधा घर गया और आज के लिए जरूरत का सारा सामान ऑनलाइन खरीद लिया, अपने हाथ में उन खिलौनों को देखते हुए। फू वैन मैन, तुम मेरा इंतजार करो। जब वो औरत घर पहुंची तो फर्स्ट फ्लोर की लाइट बंद थी। क्या सचम गुस्सा होकर चला गया? अमोर, मैं आ गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। अपस्टेयर्स हमारे कमरे के दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक किरण आ रही थी। उफ, सचम घर पे है। फू वैनवन ने अपनी नाइट ड्रेस पहनी और धीरे से कमरे में दाखिल हुई। जब वह लाइट जलाने वाली थी, फू वैनवन ने लाइट देखी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ होने वाला है। ठीक है मेरे प्यार। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, तुमने सुबह जो कहा था कि मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, क्या वो बात अभी भी कायम है? फू वैनवन एक कदम पास आई। मेरा पति मुझे कैसे सजा देना चाहता है? हाँ, तो चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें कैसे भी कैस्टिगेट करूं, तुम विरोध नहीं कर सकती।
अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, आज रात मैं वही करूँगी जो मेरे पति कहेंगे। तो अपनी आंखें बंद करो अभी। फू वैनमैन ने बात मानी और आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद फू वैनमैन को महसूस हुआ कि सूचन उसके पीछे था और उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया। फू वैनमैन को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वाह सचिन हनी, आज इतने बोल्ड क्यों हो रहे हो? हाँ, तो प्लीज मिस फू, इस रेयर अपॉर्चुनिटी का पूरा मजा लीजिए। लेट जाओ। सचिन, अभी मेरे ऊपर से हटो। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। हटने के बजाय मैंने धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया। फू वैनमैन जैसे पागल होने वाली थी। बेहतर होगा कि आप मजबूती से टिकी रहें मिस। काफी समय बाद मैं आखिरकार उसे सताते सताते थक गया। सचिन हनी, अब तुम मुझे चैन से रहने दे सकते हो। हूँ, तुमने बहुत अच्छे से बिहेव किया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फू वैनमैन पूरी लाल होकर बाथरूम की तरफ भागी। जब फू वैनमैन वापस आई तो मैंने कपड़े बदल लिए थे और नॉर्मल नाइट ड्रेस पहन ली थी। लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं और फू वैनमैन इतने समय से पति पत्नी हैं कि शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब से मुझे पता चल कि हम अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। जाहिर है कि फू वैनवैन ने नोटिस कर लिया था कि उसका बेबी नर्वस था। वह पास आई और मेरी गोद में सिमट गई। हनी, ज्यादा मत सोचो, जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अपना सिर घुमाया। अब से सब कुछ मना है, सिर्फ हल्के किसेस और गले मिलना। फू वैनवैन हंसते हुए मान गई। ठीक है, जैसा मेरा प्यार कहे। अगले दिन जब मैं जागा, फू वैनवैन पहले ही तैयार हो रही थी। मैंने फू वैनवैन की कलाई पर साफ साफ 2 निशान देखे। थोड़े शर्मिंदा चेहरे के साथ मैंने कहा, हाँ, आज क्लास में लंबी बाजू वाली शर्ट पहनने की कोशिश करना, वरना कसम से मुझे किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कल रात हम बहुत ज्यादा एक्टिव थे। क्लास के दौरान मैं मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। ज्ञानजू ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। सचिन, जाग जाओ भाई, अगली क्लास प्रोफेसर फू की है। क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई है? हाँ। ये सुनते ही मेरी नींद गायब हो गई। कुछ नहीं यार, बस कल रात मैं बहुत देर से सोया था। ये तो किसी कन्फेशन जैसा लग रहा है। हाँ हाँ? हमने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों हो। धत, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। अभी के लिए रहने देता हूँ, तुम्हें चैन से जीने दूंगा। लेकिन जब हम लंच के समय डॉर्मेटरी वापस जाएंगे तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह खोलो। फू वैनमैन की क्लास के दौरान अच्छी नज़र वाले कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी कलाई पर निशान देख लिए। क्लास का ग्रुप फिर से चर्चा में आ गया। क्या प्रोफेसर फू की कलाई पर निशान देखे? उनका हस्बैंड किस तरह का मॉन्स्टर है, कितना सैवेज है, एंड कोट। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे इलाके में घुसपैठ कर दी हो। दोपहर को जब मैं वापस डॉर्मेट्री पहुंचा तो हुगांदो ने मुझे बेड पे फेंक दिया। ये सब देखकर मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं कसम खाता हूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर यह सच है कि मुझे कोई पसंद है। मैं बेड से उठा। ओह, हमारा एचएम आखिरकार सिंगल से मिंगल हो ही गया। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? अच्छा ठीक है, पूछना बंद करो। जब सही वक्त आएगा मैं उसे तुम सबसे मिलवा दूंगा। और सुनो, भागो मत दोस्तों, नेशनल हॉलिडे पर मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग मजे करो। इस हॉलिडे पर मैंने फू वैनमैन के साथ जाने का फैसला किया था। मैं यूनान के दाली के नज़ारे देखना चाहता था। एक दिन एक्स्ट्रा मिल सके, इसलिए मैंने फू वैनमैन से कहकर सुबह की पहली फ्लाइट रिजर्व करवाई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने प्लेन में ही एक झपकी ले ली। एचएम, हम पहुंचने वाले हैं। मैंने अपने सामने वाले 5 स्टार होटल की तरफ इशारा किया। मैंने तो कहा था कि मुझे किसी पुसादा गेस्ट हाउस में रुकना है। चुप रहो, पुसादा में साउंड प्रूफिंग अच्छी नहीं होती। जाहिर है मैं समझ गया था कि फू वैनमैन का इसके पीछे क्या मतलब था। मेरा प्लान था कि आज अच्छे से आराम करूं और कल समंदर देखने जाऊं। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ कुछ वीडियोस देख रहा था। फू वैनमैन फिर से शरारतें करने लगी। अगले ही पल कमरे में बस हल्की रोशनी रह गई और एक सेंशुअल म्यूजिक बजने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि चीज़ें शायद उतनी सादा नहीं थी जितना मैंने सोचा था। फू वैनवैन, तुम ये क्या कर रही हो? मैं मुश्किल से उसकी आंखों में देख पा रहा था। मुझे नहीं पता कि आज का माहौल कुछ खास है या क्या, पर मुझे लग रहा है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है लव, तो बोल सकते हो। ठीक है, शरीर झूठ नहीं बोलता। एक अच्छे बच्चे बनो, अपनी वाइफ को बताओ। क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? तो मैं और करीब आती हूँ ये देखने के लिए कि क्या मेरा ट्रेजर एचएम झूठ बोल रहा है। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी बाहों में फू वैनवैन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मुझे कल रात की बातें याद आईं। ये औरत ऐसा कैसे कर सकती है? मैं फू वैनवैन से दूर होने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसे मेरे खिसकने का एहसास हो गया। वो मेरी बाहों में और भी सिमट गई। हे भगवान, ये क्या है?
कल रात के बारे में सोचते हुए मैंने कहा, फू वैनवन, तुमने आने से पहले ही ये सब प्लान कर लिया था ना, है ना? हूँ, बहुत पहले से प्लान किया था। और ये तुम्हारी गलती है, फू वैनवन। मुझे आज समंदर देखने जाना था, अब देर हो गई है। मैंने पर्दे हटाए। सूरज की रोशनी में एरह लेक चमक रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। फू वैनमैन ने मेरे मुंह में फल का एक टुकड़ा डाला। तो कल रात अपनी वाइफ की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इसमें क्या दिक्कत है? हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और तुम अभी भी शर्माते हो। फू वैन वैन, चुप रहो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उसे खुश करने के लिए मैंने यूनान में खास तौर पर फू वैनमैन के लिए एक रिंग खरीदी। फू वैनमैन ने कहा कि उसे अपने पति को और भी ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक फू वैनमैन हर रोज मुझे खिलाने पिलाने और घुमाने ले जाती रही। मुझे मानना पड़ेगा, फू वैनमैन बहुत ख्याल रखने वाली है। बाहर जाते वक्त मुझे किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मैं उलझन में था। यूनान की उस पहली रात के बाद से किस और हक के अलावा हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़े थे। भले ही वो न चाहे, पर मैं चाहता था। हमारा असली प्लान छुट्टियों के आखिरी दिन नानचन वापस जाने का था, पर प्लान्स बदल गए। आखिरी दिन तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फू वैनवैन ने फ्लाइट रीशेड्यूल की और हम एक दिन पहले ही घर आ गए। घर पहुंचते ही मैं सोफा पर गिर गया। फू वैनवैन जानती थी कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे ही हम पहुंचे उसने वो सब बनाया जो मैं पिछले कुछ दिनों से खाना चाहता था। मुझे तुम्हारे हाथ की खाने की बहुत याद आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन बाहर रहने के बाद आस्के इतना लाडला बन गया है। रात को फू वैनवैन मेरी बाहों में थी और मेरा हाथ उसकी पीठ सहला रहा था। मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था। फू वैनवैन मेरी बाहों में और भी सिमट गई। अब और नहीं, शांत हो जाओ लव, चलो थोड़ा आराम करते हैं। मैंने फू वैनमैन को एक तरफ धकेला और बेड के किनारे अकेले बैठ गया। थोड़ी देर बाद फू वैनमैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो झट से उठी और लैम्प जलाया। फू वैनमैन ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ लव? फू वैनमैन, क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलने से तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी वाइफ को बताओ कि क्या बात है। बेहतर होता अगर उसने न पूछा होता। अब जब उसने पूछ लिया तो मैं और भी चिढ़ गया। पहले फू वैनमैन हमेशा शरारतें करती रहती थी, मुझे उकसाती थी, और अब अचानक से शांतिनी पावन बनने का नाटक कर रही है। ऐसी बात नहीं है। उस रात के बाद मुझे लगा कि तुम बहुत थक गए थे और तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन आराम देना चाहती थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फू वैनमैन ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। महसूस कर रहे हो, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। चूंकि मेरा ट्रेजर एचएम आज रात इतना प्रोएक्टिव है, तो अब मैं और कोई इनकार नहीं मानूंगी। जब से मेरे और फू वैनमैन के बीच वो सब हुआ, मेरी तो रातें जागते हुए गुजरने लगी। उसके बाद वो मुझसे और भी ज्यादा चिपकने लगी। मुझे कहना पड़ेगा, जब एक औरत को इस चीज का चस्का लग जाता है तो वो डरावनी हो जाती है। आज लंच के समय फू वैनवैन को ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना था। लंच करने के बाद मैंने एक लंच बॉक्स लिया और उसे फू वैनवैन के लिए ले गया। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, फू वैनवैन ने मुझे दीवार से सटा दिया। दम गर्दन पर किस मत करो। अचानक मुझे यूनिवर्सिटी फोरम के उन लोगों की याद आई जो मेरी औरत पर नजरें गड़ाए बैठे थे, और मुझे बहुत गुस्सा आया। वो सब अंधे हैं क्या? उसने पहले से ही डायमंड रिंग पहनी हुई है, और फिर भी वो ढीठ लोग उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सोचने भर से मुझे गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल मैंने फू वैनवन की पतली कमर को अपनी बाहों में घेरा, अपना सिर उसकी लंबी गर्दन की ओर झुकाया और काट लिया। कुछ ही देर में मैंने वहां 3 साफ दिखने वाले हिकी निशान छोड़ दिए। फू वैनवन तुम्हारा पति है, समझे? खुद को संभाल कर रखा करो। बाहर ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जिनके इरादे नेक नहीं होते। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। अगले दिन फिजिक्स क्लास में मुझे अब भी नींद आ रही थी। हफ्ते में 3 फिजिक्स क्लास क्यों होती हैं, और वो भी 2 सुबह सुबह? जैसे ही बेल बजी, इससे पहले कि मैं सिर उठाता, मैंने क्लास में तालियों की गूंज सुनी। जिस पल मैंने सिर उठाया, मेरा मन किया कि मैं इस ग्रह से गायब हो जाऊं। उस कमबख्त औरत ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो 3 हिकी के निशान और भी साफ दिख रहे थे। हमेशा की तरह एक हिम्मत वाला लड़का उठा और सबको चुप होने को कहा। कल मैंने अपने पति को नाराज कर दिया था। ये सुनकर मेरा चेहरा एकदम उतर गया। कौन यहाँ आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? प्रोफेसर मैं। चुटैनली अपनी सीट से उठा और धीरे से बोर्ड की तरफ गया। मैंने सिर उठाया और चुटैनली की वाइट शर्ट को देखा। वहां कोई अंधा नहीं था। जाहिर है सबने चुटैनली की गर्दन पर वो निशान और उसकी वाइट शर्ट देखी थी। मैं पहले ही खुश नहीं था, और अब चौतानली और फू वैनवन का कपल क्लोथ्स पहनना और गर्दन पर वो निशान होना आग में घी का काम कर रहा था। इस बारे में उसने बस एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और चुप रहा। इसका मतलब तो यही था कि वो मान रहा है कि उसने और फू वैनवन ने कल की रात साथ गुजारी है। वैनवन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जब मैं कैंटीन में लंच करने गया, तब तक ये बात पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। मैंने अपना खाना लिया, पर मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी।
तभी मैंने चौतियनली को कैंटीन में आते देखा। उसने जानबूझकर अपना कॉलर थोड़ा खोल रखा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं किसी की नज़र उसकी गर्दन के निशानों पर ना पड़े। शाम को जब मैं क्लास के बाद घर पहुंचा तो सामने फू वैन वैन के बनाए हुए फ्राइड प्रॉन्स रखे थे। फू वैन वैन, मुझे रामेन खाना है। अरे रहने भी दो, रामेन में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। इसके अलावा इन दिनों तुम्हारा पेट भी कुछ ठीक नहीं है, तुम कचरा नहीं खा सकते। मैं पहले ही गुस्से में था। वैन वैन, इसका मतलब अब मैं अपनी मर्जी से रामेन भी नहीं खा सकता? फू वैन वैन पूरा दिन लैब में व्यस्त थी। उसने भाप लिया कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। वो मुड़ी और किचन में जाकर मेरे लिए रामेन बनाने लगी। जब मैं नहाकर नीचे आया, फू वैन ने टेबल पर रामेन लगा दिया था। वाह, टर्बो चार्ज रामेन। तुमने इसमें कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं। धीरे खाओ, कहीं जल न जाओ। पेट भरने के बाद मेरा मूड काफी सुधर गया। बताओ, आज क्या हुआ? मैंने अपना फोन फू वैनमैन के सामने रख दिया। फू वैनमैन के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ते चले गए। अचानक मुझे लगा कि मैं राई का पहाड़ बना रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट्स में इतनी मेहनत कर रही है और फिर भी रात को घर आकर मेरे लिए खाना बनाती है, और मेरा रवैया ऐसा था। मुझे तुम पर यकीन है, बस उन लोगों की बातों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। फू वैनमैन ने मेरा सिर सहलाया। फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। रात को मैंने उसे गले लगाया। लव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं कभी कभी बहुत बचकाना हरकतें करता हूँ? बिल्कुल नहीं जान। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? अब सिर्फ चटैनली से दूर रहना। फू वैनवन ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा मेरा लव कहेगा वैसा ही करूंगी। संडे को मौसम बहुत अच्छा था और मेरा मूड भी। मुझे पहली मंजिल पर धूप वाली एक अच्छी जगह मिली और मैंने पूरा दिन ड्राइंग की। जब मैं ऑफिस के पास से गुजरा, फू वैनवन ने अभी अभी फोन काटा था। खत्म हो गया? चलो कहीं घूम कर आते हैं। फू वैनवन ने अपना हाथ उठाया और मेरा गाल खींचा। चलो। मुझे याद आया कि उसने अभी फोन रखा था। क्या मैंने तुम्हारे काम में खलल डाला? नहीं। फू वैनवन थोड़ी देर रुकी। मेरे डैड पूछ रहे थे कि हम दोनों आजकल कैसे हैं। शादी के बाद ये पहली बार था जब मैंने फू वैनवन के मुंह से डैड शब्द सुना था। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे और मैं अभी तक अपने इन लॉज से नहीं मिला था। तो फिर किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चले, वरना ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुरा दामाद हूँ, है ना? अनकोट। अगले वीकेंड मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। भले ही ये एक आम बातचीत थी, पर मुझे लगा जैसे मैं एक कपल की असली जिंदगी जी रहा हूँ। फुवान वान को अचानक कुछ याद आया। चुटियनली वाला मामला अब सेटल हो गया है, चिंता मत करो। दरअसल मैंने दोपहर को देखा था, चुटियानली ने कॉलेज फोरम पर माफी मांग ली है और यहाँ तक कि यह भी बताया कि फुवान वैन के साथ उसका रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का था। डॉर्मेट्री ग्रुप में तो जैसे सब पागल हो गए। मैंने कहा नहीं था कि प्रोफेसर फू चुठानली जैसे लड़के में कैसे इंटरेस्ट ले सकती हैं। कितना बेशर्म है। ये तो मिस्ट्रेस होने जैसा ही हुआ ना। देखा, मेरी औरत वैसी नहीं है। तुम लोग बस शक करते रहो। तुम इतने शांत क्यों हो? कहीं बाहर कोई और तो नहीं ढूंढ ली? हाँ, मतलब क्या, मैं ही वो दूसरी हूं जिसे इसने ढूंढ निकाला है। फुवान वैन की आवाज धीरे से मेरे पीछे से आई। मैं झटके से पलटा और अपना फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बीच की बातें कैसे चुपके से पढ़ सकती हो? और क्या क्या देखा तुमने? तुम्हारे ग्रुप का नाम असाइलम टू सी किटन्स है, या विच कैट वॉन्ट्स टू गो टू द असाइलम? ये नाम मैंने नहीं रखा था। मैं तो बस, मेरा हाथ शरारत से फुवान मैन की वेस्ट पर गया और उसने मुझे सीधा किस कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा, गई भैंस पानी में। अचानक कमरे में एक रोमांटिक सा माहौल बन गया। वो पूरी रात हम सो नहीं पाए। जब सुबह उठा तो मेरी दाईं आंख फड़क रही थी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुबह मेरी कोई क्लास नहीं थी तो मैं सोता रहा। दोपहर में सिर्फ एक क्लास है, इंग्लिश और फिजिक्स। आज हुगू और आंजू का बर्थडे है। लास्ट क्लास के बाद हम सेलिब्रेट करने बाहर जाएंगे, तो शायद मैं आज रात घर वापस ना आऊँ। ठीक है, रात को घर नहीं आना। मैं पहले तो मना करने वाला था, पर फिर सोचा कि जब से ए शेन ने मुझसे शादी की है, वो काफी समय से बाहर मजे करने ही गया है। अगर रात को बाहर जा रहे हो तो बहुत ध्यान रखना, ठीक है? तुम सच में मान गई। थैंक यू लव, तुम दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ हो। अच्छा, आज दोपहर की फिजिक्स क्लास में शायद मुझे एक फोरम में जा पड़े। यूटिन पायरीज, और मुझे लगता है कोई दूसरा प्रोफेसर मेरी जगह क्लास लेगा। ध्यान से पढ़ना, समझे? जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझसे रहा नहीं गया। दोस्तों, आज दोपहर प्रोफेसर फू एक फोरम में जा रही हैं। फिजिक्स क्लास कोई सब्स्टिट्यूट लेगा। वाह यार, बढ़िया है। वैसे भी प्रोफेसर फू तो क्लास ले नहीं रही है। वो सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर बस एक क्लास लेगा, वो किसी को जानता भी नहीं होगा, तो पक्का रोल कॉल नहीं करेगा। पक्का ना? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही रिस्क नहीं ले रहे? अरे सुनो तो, तुम्हें कैसे पता कि प्रोफेसर फू दोपहर को फोरम जा रही हैं? वो मैं अभी आ रहा था और प्रोफेसर फू किसी दूसरे प्रोफेसर से बात कर रही थी। मैंने गलती से सुन लिया। छोड़ो यार, कैसे पता चला वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इन्फॉर्मेशन पक्की है।
पर एशियन एम का आईडी अभी भी मेरे पास है। हमारी बात हुई थी कि वो क्लास के बाद मुझसे मिलकर ले लेगी। तुम लोग जाकर रेस्टोरेंट और केक रिजर्व कर लो, मैं क्लास खत्म होते ही तुम लोगों से मिलता हूँ, कैसा रहेगा? तुम सच में दोस्तों को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को चुन रहे हो? अरे नहीं यार, वैसे भी अगर मैं रोल कॉल में नहीं गया तो मैं तुम लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये क्लास खत्म होते ही निकल रहे हैं। जिलिन, तो तुम पीछे मोर्चा संभालना। जैसे ही वो स्कूल से निकले, गुआनजू अभी भी थोड़ा परेशान था। उसने कहा, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? भाई, आज तेरा बर्थडे है, अभी सबसे ज़रूरी है सेलिब्रेट करना और मज़े करना। ये कहते हुए वो एक केक शॉप में घुस गए। क्लास में जीन जीन अभी भी एशियन के साथ मैसेजेस पर बात कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, तो क्लास के बाद स्कूल के गेट पर मुझसे मिलकर आईडी ले लेना। मैं बस थोड़ी देर में सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊंगा। क्लास शुरू हुई, सब शांत हो गए। उसी पल एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कान में भी, तेरी तो वाट लग गई, तूने तो कहा था कि प्रोफेसर फू आज किसी फोरम में जा रही हैं। प्रोफेसर फू क्लास में थी, वो रोल कॉल नहीं करती। वो ग्रुप पर पागलों की तरह मैसेजेस भेजने लगा, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर फू की क्लास बंक करने की हिम्मत नहीं करता था। सामने जो खड़ा है वो कोई भूत तो नहीं हो सकता ना? इस बीच केक शॉप में लड़के बड़े चाव से बेकर के हाथों में ताज़ा ताज़ा बने केक को देख रहे थे। क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा है जो वॉशरूम गया हो और अभी तक वापस ना आया हो? फुवान वैन को तुरंत समझ आ गया कि उसका पति और उसके सबसे अच्छे दोस्त गायब हैं। असल में फुवन मान सच में फोरम में जाने वाली थी, पर यह सोचकर कि वो पूरी रात मुझसे नहीं मिल पाएगी, उसने क्लास में आने का फैसला किया। और क्या इत्तेफाक था, उसने अपने ही पति को क्लास बंक करते पकड़ लिया। चलो इंतजार नहीं करते, क्लास शुरू करते हैं। जो 3 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उन्हें एब्सेंट मार्क किया जाएगा। उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं, ये बाद में उनके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। केक शॉप में, अशन, तुम सच में डिज़ाइन जीनियस हो, कमाल कर दिया भाई। एक के बाद एक मिल रही तारीफों से मैं थोड़ा शर्मा गया। अरे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, चलो जीन से बात करते हैं। मैंने जीन जीन को रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजने के लिए फ़ोन निकाला। जब मैं मैसेज भेजने लगा तो देखा कि ग्रुप में 99+ नोटिफिकेशंस थे। अरे सत्यानाश! प्रोफेसर फू ने क्लास ली। उन्होंने कहा कि हम तीनों ने बंक किया है और शायद हमें सज़ा भी मिलेगी। मैंने फ़ोन खोला और ग्रुप में फुवान मैन की एक फ़ोटो देखी जिसमें वो क्लास के सामने बहुत ही गुस्से वाले चेहरे के साथ खड़ी थी। टेबल पर मैं एकदम सुनने बैठा था। दोस्तों, सच में सॉरी, मेरी वजह से तुम सब मुश्किल में पड़े। जैन पेन ने बस हाथ हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी ने भी मन से खाना नहीं खाया। प्लान तो ये था कि हम जमकर पियेंगे और देर रात घर जाएंगे, पर अब वो भी नहीं होने वाला था। हम थोड़ी देर साथ रहे और रात के 9 बजे के आसपास सब चले गए। मैं फोन मैन को सब कुछ ठीक से समझाने के लिए घर के लिए टैक्सी लेने ही वाला था। जैसे ही मैंने रेड लाइट क्रॉस की, मैंने फुवान वैन की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी देखी। मैं वहां गया और अंदर बैठ गया। फुवान वैन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मुझे लगा कि तुम दोपहर को फोरम में गई थी। आखिर आज ज्ञानजू का बर्थडे था ना? फुवान मान के लाल होंठ एकदम सिल गए थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। बाप रे, ये औरत तो आज बहुत ही उखड़ी हुई है। मैंने ही उन्हें बाहर चलने को कहा था। उनका नाम मत लिखना। अगर लिखना ही है तो सिर्फ मेरा नाम लिखो। तुम खुद को तो बचा नहीं पा रहे और दूसरों को बचाने के लिए हीरो बन रहे हो। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैं तुरंत फुवान मान से चिपक गया। लव, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये पहली और आखिरी बार है, ठीक है? वैन, प्लीज मेरे लिए उनका नाम मत लिखना। मैं उसके लिए धुले हुए कुछ फल ले आया। हटाओ इसे, यहाँ से हटाओ। मुझे कल क्लास लेनी है। मुझे पता है कि फुवान वैन अपने वसूलों की पक्की है। अगर उसने कहा कि वो एब्सेंट मार्क करेगी तो वो पक्का करेगी। और अपने दोस्तों के लिए अगर मुझे थोड़ी सज़ा मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, ये सोचकर मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं खुद को हिम्मत दे रहा था। तुम्हारे दोस्तों की भलाई अब तुम्हारे ही हाथों में है। बाथरूम से बाहर निकलते वक्त मेरी कमर पर सिर्फ एक तौलिया ढीला सा बंधा हुआ था। अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? फुआन वान ने नजरें उठाई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शर्म के मारे सिर झुका लिया। मैं एक छलांग लगाकर चादर के अंदर घुस गया। किताब पढ़ना बंद करो और मेरी तरफ देखो। अशन, जाओ जाकर अपनी पजामास पहनो। ठरकी मत बनो, तुम मेरी पत्नी हो। इसमें ठरकी होने वाली क्या बात है? इस बात का फायदा उठाते हुए कि फुवान वान ने कुछ नहीं कहा, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे किस किया। अशन, तुम बहुत बेशर्म हो। वो हंसी। उसे मज़ा भी आ रहा था और चिढ़ भी। लव, आज जो तुम कहोगी वही होगा। मुझे जो चाहे सज़ा दे दो। मेरी इस हरकत से फुवान मैन पूरी लाल हो गई। थोड़ी खोई हुई सी उसने मुझसे कहा, कल सुबह तुम तीनों मेरे ऑफिस में मिलना। सुबह सवेरे हम तीनों फुवान मैन के ऑफिस के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े थे। अंदर आ जाओ। जैसे ही गायन जो अंदर गया,
उसने 90 डिग्री झुककर माफ़ी मांगी। प्रोफेसर फू, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में कल मेरा बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। फुआन मान के इन दो शब्दों ने हमें हैरान कर दिया। चाहे मैं तुम्हारी जगह किसी और प्रोफेसर की क्लास ले रही हूँ या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट क्या है या वजह क्या है ये मायने नहीं रखता। मज़े करने के लिए क्लास बंक करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। पर क्योंकि तुम लोगों का बिहेवियर आमतौर पे अच्छा रहता है, खासकर ये शन का, इसलिए इस बार मैं इसे रिकॉर्ड में इन्फेक्शन की तरह नहीं डालूंगी। मैं इसे सिर्फ एक नॉर्मल एब्सेंस मानूंगी और तुम लोगों के पार्टिसिपेशन मार्क्स में से 5 पॉइंट्स काट लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फू। भगवान आपको लंबी उम्र और शांति दे। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कल रात मैंने कितनी मेहनत की थी। जब मैं क्लास में वापस आया तो वो लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। कल मैंने फुवान वैन को मनाने के लिए अपनी जान लगा दी थी और एक फैसला किया। मैं अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए कुछ दिन आराम करने वाला था। पर आखिर में फुवान वैन ही उदास हो गई। वो काफी डाउन लग रही थी। 1 हफ्ता हो गया था और वो मेरे पास नहीं आई थी। अशन को लगा कि मैं उसके पास सिर्फ तब आता हूँ जब मुझे कोई काम था। और क्योंकि अभी कुछ खास नहीं हो रहा था, उसे लगा कि मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पीने चली गई। उदास होकर फुवान मैन ने जियान जियान को पीने के लिए बुलाया। और बताओ, तुम दोनों का क्या हाल है? क्या तुम्हारे पतियों ने तुम्हें इग्नोर कर दिया? वान वान, मुझे बताओ, तुम उस बेचारे मासूम स्टूडेंट के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हाय सहेलियों, अब और कुछ मत बोलो। मुझे बस तुम लोगों का साथ चाहिए। आ जाओ। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मुझे एक सरप्राइज मिला। फुवान वैन, मैंने सोचा कि एक कॉल करूं ताकि हमारे बीच सब ठीक हो जाए। हेलो जीजा जी, मैं जियान जियान हूँ। वैन वैन ने कुछ ज़्यादा ही पी है, हम उसे वापस ला रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। जब मैं भागकर नीचे गया तो जियान जियान की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। तुमने इतनी ज़्यादा क्यों पी ली? मैंने फू वैन वैन को संभालते हुए कहा। जीजू, वैन वैन अब आपके हवाले है, हम लोग अब निकल रहे हैं। शुक्रिया, ध्यान से जाना। मैंने फू वैन वैन को गोद में उठाया और सोफे पर बैठी उस औरत की तरफ देखते हुए अंदर चला गया। कोई इतना ज़्यादा कैसे पी सकता है कि उसे घर का रास्ता ही ना मिले? ये पहली बार था जब मैंने फू वैनमैन को इस तरह नशे में देखा था। फू वैनमैन ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और मुझे जोर से गले लगा लिया। क्या तुम्हें अब भी पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे प्यारे हस्बैंड? उसकी बात सुनकर मैं नर्वस होकर हंस पड़ा। जब मैं उठने ही वाला था, फू वैनमैन ने मुझे वापस खींचा। लव, नाराज मत हो, ठीक है? मुझे पता है मैंने गलती की है। अब से मैं कॉलेज में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। और आज के बाद से तुम कभी इस तरह नहीं पियोगी। दुनिया में बहुत बुरे लोग भरे पड़े हैं और इस तरह किसी को भी गले लगा लेना और नखरे करना, समझे? तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें सालों से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं समझूंगा, मेरी पत्नी। तुम कितनी भुलक्कड़ हो। हमारी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। अगली सुबह जब मैं उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। जैसे ही मैं नीचे गया, फू वैनवन मेरे पास आई। उसके हाथ में अभी अभी बना हुआ एक फ्राइड एग था। लव, अब गुस्सा तो नहीं हो ना? कल रात मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर तुमने मुझे फिर से चढ़ाया तो मैं इसे कॉलेज के फोरम पर पोस्ट कर दूंगी, ताकि सबको पता चल सके कि असल में ठंडी और खूबसूरत प्रोफेसर फू घर पर कैसी रहती हैं। मैंने तुम्हारे लिए हार्ट शेप्ड फ्राइड एग बनाया है और तुम्हारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट भी तैयार किया है। फ्राइडे को मेरी सिर्फ एक क्लास थी। मैं काफ़ी देर तक शॉपिंग मॉल में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि अपने सास ससुर से मिलने के लिए क्या खरीदूं। धड़कते दिल के साथ मैं गिफ्ट्स लेकर घर वापस आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, क्या तुम दोनों मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? क्या इस घर में मेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी? उनमें से एक 3 साल तक मेरा फिजिक्स प्रोफेसर था, दूसरी मेरी आइडल थी। उस वक्त फू वैनवन और श्याओ हुआ एक कोने में दुबके हुए कांप रहे थे। फू यो पीछे मुड़ी और दरवाजे पर उस लड़के को देखा। वो बचपन से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फू यो एक वर्ल्ड रिनाउंड स्टाइलिस्ट थी, बचपन से ही मेरी आइडल। फू वैनवैन ने मुझे दरवाजे से अंदर खींचा। मम्मी, आपने इसे डरा दिया क्या? अचन, ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा हैं प्रोफेसर शाओ। मैं इतने समय से फू वैनवैन के साथ था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि प्रोफेसर शाओ उसके पिता हैं। अंकल शाओ, आंटी फू। हेलो। वैनमैन और मैं कल आप लोगों से मिलने आने का प्लान बना रहे थे। देखो, एच कितना समझदार लड़का है और तुम दोनों की उम्र मिलाकर 80 साल से ज्यादा है। क्या तुम लोग बिना सोचे समझे काम करते हो? शादी इतनी बड़ी चीज है और तुम लोगों को लगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब समझ आया। आंटी फू को अभी अभी पता चला था कि वो रातों रात सास बन गई हैं। मैं जल्दी से बीच में बोला, आंटी प्लीज नाराज मत होइए। वैन वैन को समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें इन दोनों का बचाव करने की जरूरत नहीं है। इसमें फू वैनमैन की पूरी गलती है। मम्मी, कैसा रहेगा अगर आप और ये चैन आराम करें और आप डिनर बनाएं? यहाँ से दफा हो जाओ।
मेरे दिमाग में तो आंटी फू एक एलिगेंट और डिग्निफाइड महिला थी। ये पहली बार था जब मैंने ऐसा सीन देखा। आंटी फू, मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद है। मैं बचपन से आपका फ़ैन हूँ। मैंने बात बदलने की कोशिश की। एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान से मुझे ज़बरदस्ती आंटी सोशल बनना पड़ा। आह, ए चैन। तुम दोनों की शादी के बारे में ये वैनमैन ही थी जिसने ठीक से नहीं सोचा। आंटी उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाएगी। इन दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे बताओ, क्या ये बकवास नहीं है? जब इन्होंने मुझे बताया तब तक ये मैरिज पेपर्स भी साइन कर चुके थे, और इस बूढ़े ने भी इसे छुपाने में मदद की। वैन, कल तुम एचएन को ऑफिशियल डिनर के लिए घर ले आना। ठीक है। आप और पापा हर जाते समय ध्यान रखिएगा। वैन को लगा जैसे मेरी नजरें उसे चीर रही हों। शर्मिंदा होकर उसने अपने बाल ठीक किए। मैंने फू वैन से पूछा, फू वैनमैन, क्या तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना? हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अपने स्केचेस बनाने लगा। पर मेरा मन शांत नहीं था। दिमाग में उथल पुथल मची थी। कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। अचानक मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगा। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे सास ससुर बस आम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, पर अब एक AXI ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरी एक वर्ल्ड रिनाउंड डिजाइनर। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेटस मुझसे बिल्कुल अलग लेवल पर है। अचैन, आओ कुछ फुट्स खा लो। फू वैन को कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने दरवाज़ा खोला और मुझे डेस्क पर बैठे हुए शून्य में घूरते देखा। वैन, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। हस्बैंड, मैंने जानबूझकर तुमसे ये नहीं छुपाया था। अब जाकर मुझे समझ आया है। वो नालायक बेटी जिसके बारे में प्रोफेसर शाओ बात करते थे, वो तुम ही थी। तुम मेरा तमाशा बनते देखना चाहती थी, है ना? फू वैनमैन ने जल्दी से फलों की टोकरी एक तरफ रखी और मेरी गोद में आकर बैठ गई। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? कहोगे क्या? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में फू वैनमैन बहुत इनसिक्योर है। वैनमैन जो झूठ बोलता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। और ये देखते हुए कि तुम्हारा बर्ताव इस बार बहुत खराब था, तुम कुछ समय के लिए अकेली सोगी। फू वैनमैन घबरा गई और झटके से उठ खड़ी हुई। मैंने फू वैनमैन को सफाई देने का मौका नहीं दिया। मैं सीधे बेडरूम में गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। अगले दिन फू वैन और मैं प्लान के मुताबिक फू फैमिली के मैंशन में। पापा मम्मी, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। मैं कल इतना नर्वस था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहकर बुलाऊं। फू वैन ने शव हुआ की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे देखकर पूछने की जरूरत ही नहीं थी। यकीनन उसे उसकी पत्नी ने कमरे से बाहर निकाल दिया होगा। ठीक से सोए नहीं ना? आंटी फू ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, आओ आओ, गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी, लंच तैयार है। भूख लगी है ना एचएन? मम्मी तुम्हें एक बात बताती है, वैन तुमसे उम्र में बड़ी है, पर कभी कभी वो अभी भी बच्ची है, और उसका मिजाज बहुत खराब है। अगर वो हद पार करे तो मुझे बता, मैं उसे तुम्हारी तरफ से सबक सिखाऊंगी। और अगर फिर भी बात ना बने तो मम्मी तुम्हें किसी और बेहतर लड़की से मिलवा देगी। मैंने सिर उठाया और दूसरी तरफ बैठी बेचारी फू वैनमैन को देखा। लंच के बाद आंटी फू मुझे अपने सीक्रेट बेस में ले गई और हम पूरी दोपहर वहीं रहे। फू वैनवान ने कई बार दरवाजे से झांकने की कोशिश की, पर कमरे की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती? जब तक मुझे पता चलेगा मेरी माँ तुम्हें बदल चुकी होंगी, तब मैं देखूंगी कि तुम घबराती हो या नहीं। रात के 7 बजे हम दोनों आखिरकार कमरे से बाहर आए। मेरे हाथ में एक बॉक्स था। वैन पास आकर देखना चाहती थी कि उसमें क्या है, पर मैंने उसे हटा दिया। घर वापसी का सफर करीब 1 घंटे का था, और मैं पूरा समय अपने फोन में देखकर किसी पागल की तरह हंसता रहा। फू वैनमैन पूछना चाहती थी कि मैं क्या देख रहा हूँ, पर वो इतनी चिड़ी हुई थी कि उसने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही फू वैनमैन से और रहा नहीं गया और उसने मुझे दरवाजे पर ही घेर लिया। अचैन, मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा? क्या तुम वाकई मुझे किसी और के लिए छोड़ दोगे? क्या तुम सिस्टर शुयान को जानते हो? ये नहीं हो सकता। शुयान तो आंटी फू की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। उसकी हाइट 1.7 मीटर है। वे साथ रहे क्यों नहीं? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने किसने कहा था? मैं बस उससे मिलना चाहता था। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ रहूंगा। सूचन, क्या तुम अभी से उसके साथ रहने की सोच रहे हो? हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी? क्या तुम मुझसे बोर हो गए? मैंने आंटी को कहते सुना कि सिस्टर श्रेयान की हाइट 1.7 मीटर है, और वो डांस भी करती है। उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, है ना सुचैन? उसे सिस्टर श्रेयान बुलाने की हिम्मत भी मत करना। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, मैंने मुड़कर उससे कहा, प्रोफेसर फू, बेहतर होगा कि आप ऑफिस में अपनी क्लासेस तैयार करने पर ध्यान दें। मैं अकेले बेडरूम का मजा लूंगा। मुझे प्रोफेसर फू बुला रहे हो और उसे सिस्टर। कितना गुस्सा आ रहा है। क्लास के दौरान फू वैनवैन की आवाज़ दबी दबी सी थी और वो पहले जैसी तंदुरुस्त नहीं लग रही थी। इस औरत ने पक्का इन दिनों खुद को ठीक से ढका नहीं होगा और इसे ठंड लग गई है।
फू वैनवन को पूरा दिन अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने कई बार अपना फोन देखा, पर उसके हस्बैंड का कोई मैसेज नहीं था। क्या वो वाकई मुझे अब और नहीं चाहता? ऐसा नहीं हो सकता। दोपहर में घर के रास्ते में मैंने जुकाम की दवा खरीदी, उसे तैयार किया और फू वैनवन को दे दिया। दवा पी लो, इसे और बिगड़ने मत दो। हस्बैंड, मुझे मत छोड़ना। मैं स्कूल में अब कभी तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगी। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। जल्दी दौड़ियो। मैं तुम्हारे लिए नूडल सूप बनाता हूँ। खाने और थोड़ी देर सोने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। मैं उठा और एक बोल सादे नूडल्स तैयार किए, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फू वैनमैन ने नूडल्स के बोल को इतनी इमोशनल होकर देखा कि वो लगभग रोने ही वाली थी। हस्बैंड, क्या तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया है या सिर्फ इसलिए मेरा ख्याल रख रहे हो क्योंकि मैं बीमार हूँ? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर अब मुझसे कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? नूडल्स का बोल खत्म करने के बाद वान ने अपने हस्बैंड को गले लगाया और सो गई। रोते हुए वान वान मेरे पास एक छोटी बिल्ली जैसी लग रही थी। हस्बैंड, इन दिनों मैं अकेले ठीक से सो नहीं पाई। मुझे डर था कि तुम मुझे अब और नहीं चाहोगे। तुम्हें इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैं बस थोड़ी देर के लिए फ्लावर मार्केट में अकेला रहना चाहता था और तुम मुझसे पूछने आ गई कि क्या मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, क्या हमारा रिलेशनशिप इतना कमजोर है? वैन वैन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू। उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करो, ठीक है? अगले दिन जब फू वनमैन घर आई तो उसने देखा कि मैंने एक सेफ इंस्टॉल की है। तो तुम्हारी माँ ने कल मुझे जो भी गिफ्ट्स दिए थे वो सब इसमें लॉक है। तुम्हारी माँ ने कहा कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारी फैमिली का है। यहाँ फैमिली के प्रॉपर्टी पेपर्स भी हैं और तुम्हारी माँ के नाम पर जो पेंटिंग्स और अटेलियर है वो भी। उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं लेना नहीं चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने जिद की। खैर, फू फैमिली की सारी कीमती चीज़ें तुम्हारे और तुम्हारी माँ के पास हैं। मेरे पास और पापा के पास तो हमारे सैलरी कार्ड्स के अलावा कुछ नहीं है। रात में फू वैनमैन की बेस्ट फ्रेंड्स ने एक बार में जाने का प्लान बनाया। फू वैनमैन तो काफ़ी शांत थी, पर निकलने से पहले मैं थोड़ा नर्वस था। घबराने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी लड़कियां हैं। जब हम कैबिन में पहुंचे तो वहां सिर्फ जांग जियांग और नैन शिंग थी। वाओ, तो ये हैं जीजू, है ना? मैं नैन शिंग हूँ। जियांग जियांग, तुम इनसे पिछली बार मिली थी ना? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। किसने सोचा था कि जीन, जो पूरी सीरीज में हॉस्पिटल में वाइट कोट पहने दिखती थी, वो डॉक्टर मेरे सामने एक पिंक ट्यूब ड्रेस में आएगी? मैं आ गया। अपने कुन्हाड़ो से मिलने में मैं लेट कैसे हो सकता था? हाय कुन्हाड़ो, मेरा नाम जीन शुएरो है। मैं भी गुसेन स्कूल में पढ़ती थी। अपने सामने जॉन शुएरो को देखकर मुझे एक अजीब सी, लगभग अनरियल फीलिंग आ रही थी। जाहिर है मुझे पता है कि तुम जिन स्कूल से हो। उस वक्त तुम हाई स्कूल की क्वीन हुआ करती थी, स्कूल की रानी। ओ कुन्हाड़ो, यहाँ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे स्कूल की रानी तो वैनमैन थी। यकीनन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस वक्त वैनमैन को नहीं जानते थे, है ना? खैर, उस समय उसे बस पढ़ाई की धुन सवार थी, तो शायद इसलिए आप उसे नहीं जान रहे होंगे। यह सुनकर औरतें हंसने लगीं। मैंने फू वैनमैन की तरफ एक नज़र डाली। मुझे थोड़ी गिल्ट फील हो रही थी। वैनमैन भी गूसन स्कूल से है। अब तो लग गई। उसके चेहरे पर फिर से वही चिड़चिड़ाहट आ गई है। जीन शुएरू ये सब जानबूझकर कर रही है। मैं वैनमैन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह अभी हुस्न है, इसलिए नहीं कि मुझे ये नहीं पता था कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह इसलिए गुस्से में है क्योंकि मुझे उसकी जगह किसी और की याद थी। यह औरत बहुत ज़्यादा जलस होती है। आखिर में एक वेटर बिल साइन करवाने के लिए आया। जीन शुएर दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने एक नज़र डाली और उसकी हैंडराइटिंग देखी। कितनी गंदी लिखावट है। लोग सच में बदल जाते हैं। पहले उसकी हैंडराइटिंग कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। फू वैन वैन को बहुत बुरा लगा। उसके अपने पति को मिडिल स्कूल के समय से ही हाई स्कूल की क्वीन याद थी। थोड़ी देर रुकने के बाद फू वैन वैन ने कोई बहाना बनाया और मेरे साथ घर आ गई। घर पहुंचते ही मैंने उसे मनाने की कोशिश की। अमोर, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी जिन स्कूल में थी। हमारी शादी को इतना समय हो गया है और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जान तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? बिल्कुल नहीं। वे अच्छी लड़की नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, बेहतर होगा कि तुम जान चुएरो के साथ घूमना बंद कर दो। मुझे दूसरों को ऐसे जज करना पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसी है? वो मर्दों के जज्बातों के साथ खेलती है। खैर, वो इंसान अच्छी नहीं है। अगर उस वक्त मेरा दिल पुरानी सिटी में ना अटका होता तो कसम से मैं सब कुछ जला देता, लेकिन मैं बातें अपने तक नहीं रख पाता। रात को मैं बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैन, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बात है? मुझे जॉन शुएर पसंद थी। फू वैनमैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब वह कुछ बोलने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। पहले मेरी बात सुनो। उस वक्त मैं 8th ग्रेड में था और तुम लोग 3rd ईयर में थे।
अचानक उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाना और लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। तब मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है। वे लेटर्स अभी भी पुराने शहर में हैं। अगली बार जब मैं घर जाऊंगा तो सब जला दूंगा। वैनमैन के चेहरे के हाव भाव अभी भी गंभीर थे। ओह मेरी प्यारी दी, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। इचम असल में वो इंसान मैं थी। मैंने ही जीन शेरो को तुम्हें वो चीज़ें देने के लिए कहा था। एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गया। तो तुम्हें उन लेटर्स के शब्दों और जज्बातों से प्यार था, या उसे एक इंसान के तौर पर पसंद करते थे? बेशक मुझे उन लेटर्स से प्यार था वैन। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वैन वैन का दिल भर आया। ये बुद्धू, क्या इसने लेटर्स पढ़ते वक्त ये नहीं देखा कि साइन किसने किए थे? अशम की कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस जीन चुएरो की है जो सिर्फ एक मैसेंजर थी। गुस्से में अपने गाल फुलाते हुए वान वान ने अपना फोन उठाया और उस दोषी को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप से निकाल दिया, और साथ ही जीन चुएरो का कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर दिया। जब जीन शुएरो ने वह खौफनाक रेड एक्सक्लेमेशन पॉइंट देखा तो उसे लगा कि वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान है। 5 मिनट से भी कम समय में जीन शुएरो को जन जियान से एक मैसेज मिला। तुम्हें पता चले कि क्यों? इसलिए बता रही हूँ। आकिन ने कहा है कि तुम मर्दों के जज्बातों से खेलती हो और वह नहीं चाहता कि वैन वन अब तुम्हारे साथ रहे। जैन शुएरो दंग रह गई। ताकि मुझे पता चले क्यों? क्या मैंने कब मर्दों के जज्बातों से खेला? मैं 27 साल की हूँ और पैदा होने के बाद से अब तक सिंगल हूँ। इकलौता मर्द जिसे मैंने पसंद किया वो विदेश में है और आज तक मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं कब से ऐसी हो गई? जब से फू वैनमान ने फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट रूम को मेरा अटेलियर बनाया था। मैं शायद ही कभी उसके ऑफिस जाता था। आज वैनमन स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम लगा रही थी और मैं पूरी सुबह बोर होता रहा। लंच के टाइम पर फू वैनमन का फ़ोन आया और उसने मुझसे उसके ऑफिस जाकर एक डॉक्यूमेंट भेजने को कहा। क्योंकि मैं खाली था तो मैं ऑफिस में बैठकर थोड़ा पढ़ने लगा। बाहर निकलते समय गलती से मेरा पैर डेस्क से टकरा गया। पास की अलमारी में रखा एक पुराना मेटल बॉक्स नीचे गिर गया। मुझे पता है कि ऑफिस की चीज़ें फू वैनमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सोचा कि जल्दी से इसे उठाकर वापस रख देता हूँ, पर बॉक्स से कुछ चीज़ें बाहर गिर गईं। वे सिर्फ लेटर्स थे। मैंने खुद को उन्हें पढ़ने से रोका। डिनर के टाइम पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं फू वैनमैन से बस यूं ही बात कर रहा था। मेरे दिमाग में बस वही लेटर्स घूम रहे थे। वे किसके लिए होंगे? फू वैनमैन ने सूप का एक कटोरा मेरे सामने रखा। क्या हुआ कम? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं होश में आया और उसकी फिक्रमंद नज़रों को देखा। मैंने उसे बताया कि दोपहर को ऑफिस में क्या हुआ था। मैंने फू वैनमैन के चेहरे के रंग को बदलते हुए साफ देखा। वैनमैन, मैंने वो लेटर्स नहीं पढ़े। उसने धीरे से कहा। क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था? वैनमैन ने एक पल सोचा। अब और इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बुद्धू नहीं हूँ। अब और इम्पोर्टेंट नहीं है का मतलब है कि पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो उस लड़की को बहुत पसंद करती होगी, है ना? वरना इतना सब कुछ नहीं लिखती। फू वैन वैन मुझे देख रही थी जब मैं अपनी प्लेट में मछली को जोर जोर से कुरेद रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। अमोर, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं किसी और मर्द को पसंद करने लगूंगी? मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर का जेलसी का ज्वालामुखी फटने वाला है। फिर भी मैंने सख्त बनने की कोशिश की। किसी और को पसंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं कोई छोटा दिल वाला इंसान हूँ? आखिर वे सिर्फ कुछ लेटर्स ही तो हैं। वैसे भी अब तुम मेरी बीवी हो। और फिर मुझे लगा कि मैं सच में बहुत छोटे दिल का हूँ। सिर्फ ये सोचकर कि किसी और मर्द को फू वैनमान का प्यार मिला, मुझे अपने हाथ का सूप भी खट्टा लगने लगा। चिढ़कर मैंने कटोरा और चम्मच छोड़ दिया। फू वैनमान समझ गई कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, और इसके बजाय उसने सफाई देना बंद कर दिया। वो शांति से खाना खाने लगी। इस दौरान फू वैनमान ने नोटिस किया कि मैं हमेशा अटेलियर में रहता हूँ, बस शून्य में ताकता रहता हूँ और उसके पास बैठने का समय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये ज्यादा समय तक चला तो इसका असर मेरे प्यारे पति के साथ मेरे रिश्ते पर पड़ेगा। फू वैनवान अंगूर की प्लेट लेकर अटेलियर में आई। वह मेरी गोद में सिमट गई। अच्छा मेरे जान, तुम उदास क्यों हो? अपनी बीवी को बताओ। फू वैनवान बड़े लाड से मेरी गोद में दुबक गई। मैंने उसके सिर को सहलाया। कॉन्टेस्ट के लिए ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जान, अपना ड्राफ्ट मेरी माँ को भेज दो ताकि वो उसे देख सके। आमतौर पर मैं कई प्रोफेशनल मसलों में अपनी सास से मदद लेता था। इन 2 महीनों में मैंने सच में काफ़ी सुधार किया था। लेकिन वो कॉन्टेस्ट की जज हैं। अगर मैं उनसे अपना काम रिव्यू करने को कहूँ तो ये दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, तुम्हारी माँ कॉन्टेस्ट की जज है। लोग कहेंगे कि मुझे फेवर मिल रहा है। वाह, मेरा पति कितना ईमानदार है, वैनमैन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने मायूसी से जवाब दिया। मैं कॉलेज के एक साथी को जानता हूँ। सुना है कि उसने अपना डिज़ाइन पूरा कर लिया है
और मैं अभी भी यहाँ कलर्स के सैचुरेशन को लेकर सिर खपा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरों से हमेशा एक कदम पीछे हूँ। मैनमैन ने मुझे तसल्ली दी, तेज होने का मतलब अच्छा होना नहीं होता। आर्ट को बड़ी बारीकी से तराशना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास आइडियाज नहीं है तो हम बाहर घूमने जा सकते हैं। थोड़ा धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वीकेंड हम हॉट स्प्रिंग्स चलें? मैंने प्यार से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। ये देखकर कि मैं बात मान ली है, वानवर ने खुशी खुशी मेरे चेहरे पर कई बार किस किया। ये तुम्हारे लिए नाम है क्योंकि तुमने बाहर जाने की बात मान ली। बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं बनाऊंगी। तो फिर अपनी स्पेशलिटी बनाओ, कोका कोला चिकन मिक्स। वह हंसी। तो फिर आज रात तुम्हें भी मुझे इसका बदला रिवॉर्ड देना होगा, समझे? फ्राइडे को जैसे ही क्लास खत्म हुई, हम सीधे कॉलेज से निकल गए। मैं बड़ी चालाकी से कार में बैठ गया। फू वैन ने शिकायत भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। अमोर, हम अपना रिश्ता सबके सामने कब ला पाएंगे? जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा हम सबको बता देंगे। ठीक है मेरी जान, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। हॉट स्प्रिंग्स एक लग्जरी डेकोरेशन वाले होटल के अंदर थे। जैसे ही हम पहुंचे, एक कर्मचारी हमें कमरे तक ले गया। मैंने झुककर फू वैन के कान में फुसफुसाया, अमोर, तुमने ये सब कितनी सावधानी से प्लान किया है। तुम कितनी ख्याल रखने वाली हो। ये प्रोफेसर चिया का होटल है। मैं अंदर से थोड़ा चौंक गया, पर फिर मैंने इसे सहजता से लिया। कोई ताज्जुब नहीं कि प्रोफेसर चिया का इतना बड़ा होटल है। तो इसका मतलब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अगर तुम रात को अच्छे से बर्ताव करोगे तो तुम्हारा कर्ज हमेशा के लिए माफ है। मैं सच में फू वैनमैन से तंग आ गया था। फू वैनमैन, क्या तुम्हारे इस दिमाग में कुछ भी नॉर्मल है? सिर्फ जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मैं नॉर्मल नहीं होती। रात को जब मैं नहा रहा था, फू वैन नीचे रात का स्नैक लेने गई और उसे चुठैनली ने देख लिया, जो वहां किसी डेट पर आया था। चुठैनली को याद आया कि पिछली बार स्कूल के फोरम पर क्या हुआ था और कैसे उसकी वजह से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। फू वैन, उस फोरम वाले वाकये ने मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया था। आज मुझे मौका मिला है और मैं इसे खत्म करके रहूंगा। फू वैनवन ने डिलीवरी ली और सड़क के दूसरी तरफ एक बेकरी देखी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी तो उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। पेमेंट करने के बाद उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वो बंद हो गया। काफ़ी देर बाद वैनवन हाथ में केक लिए जल्दी जल्दी होटल लौटी। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली, उसने बाहर शोर शराबा सुना। वो अंदर देखने के लिए पंजों के बल खड़ी हुई और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। मेरे बाल भीगे हुए थे और माथे पर एक लाल निशान था। वैनवन सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे छोड़ती हुई दौड़कर आई। केक जमीन पर गिर गया। क्या हुआ मेरी जान? जब मैंने फू वैनवन को वापस आते देखा तो मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन बंद क्यों था? वनमान ने माथा से कोड़ा। मैं केक लेने गई थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सॉरी मेरी जान। बगल में खड़ा मैनेजर ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। प्रेसिडेंट फू, कोई आपके कमरे में घुस गया था और उसने आपके दामाद हस्बैंड को चोट पहुंचा दी। यह सुनकर परेशान वैन ने मैनेजर को तुरंत डॉक्टर बुलाने का हुक्म दिया। शन, ये सब क्या हुआ? फू वैनवन ने मेरे माथे से बाल हटाए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैं दर्द से करा उठा। मैं अभी नहाकर निकला ही था कि दरवाजे पर शोर सुना। मुझे लगा तुम वापस आ गए हो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने उस घटिया चतियानले को मेरे बेड पर बिना कपड़ों के लेटे हुए देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर टूट पड़ा। फू वैनमैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। और तुम्हारे सिर पर ये चोट? उसने मुझे पानी के गिलास से मारा था। और जान, मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने भी उसे खूब पीटा। फू वैनमैन ने अपनी उंगलियों से मेरे माथे की सूजन को धीरे से छुआ। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और आवाज कांपने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करने के लिए उसकी उंगलियों को दबाया। कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी खरोंच है। मैंने भी उसे मजा चखा दिया। उस बेवकूफ की हालत देखो, मुझे नहीं लगता वो अभी खड़ा भी हो पाएगा। तभी होटल मैनेजर घबराते हुए आया। सर, हमने पुलिस को बुला लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली है। चटियाल ने तब अंदर घुस गया जब सफाई चल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने में कामयाब रहा। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मेडिकल बिल्स और बाकी सारा खर्चा होटल उठाएगा। फू वैनमैन की नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। जिम्मेदारी लोगे? क्या तुम संभाल पाओगे? पहले तो होटल की सिक्योरिटी की जांच करो और जितने भी लापरवाह स्टाफ हैं उन्हें नौकरी से निकालो। दूसरा, सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत पुलिस को दो। मैं उस पर ट्रेसपास और असॉल्ट का केस करूंगी। मैं चाहती हूँ वो जेल में सड़े। तीसरा, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ नंदा से निकालने के कागजात तैयार करो। मैं खुद डीन को जाकर दूंगी। पुलिस जल्दी आ गई। चटानलाई अभी भी हीरो बन रहा था। उसने कहा कि वो फू वैनवान को जानता है और बस उसका इंतजार कर रहा था। पर मैंने सब गलत समझ लिया। फू वैनवान ने अपने फोन पर सबूत दिखाए और वो तुरंत ठंडा पड़ गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर ने मेरे घावों की पट्टी की।
सब मेरी गलती है। अगर मैं केक लेने नीचे नहीं जाती या अपना फ़ोन बंद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो इंसान ही घटिया था। ये सब उसने किया, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। और देखो ना, तुम मेरे लिए केक लाना चाहती थी, मेरा दिल भर आया। वो मेरे गले लग गई और दबी हुई आवाज़ में बोली, केक ज़मीन पर गिर गया। मैं चाहती थी कि तुम उसे टेस्ट करो। मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं, अगली बार हम और ले आएंगे। हम 10 केक खरीदेंगे जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता। उस रात फू वैनमैन ने पूरे समय मेरा हाथ थामे रखा। वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। हल्की सी आवाज़ से भी वो चौंक कर जाग जाती। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके कान में धीरे से कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसने नींद में ही जवाब दिया और मेरे सीने से चिपक गई। अगली सुबह हम नान वापस आ गए। चुठानले का केस जल्दी सुलझ गया। ट्रेसपैसिंग और मारपीट के पुख्ता सबूत थे। यूनिवर्सिटी ऑफ नानवा ने भी एक नोटिस जारी कर उसे निकाल दिया। उसकी सारी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। बुरों का अंत ऐसा ही होता है। जब चुटियानले का मामला खत्म हुआ तो मुझे चैन मिला और मैं अपने डिज़ाइन कंपटीशन के प्रोजेक्ट में जी जान से जुट गया। फू वैन वैन हर दिन मेरे साथ रहती, मुझे चाय पानी देती और फल छील कर खिलाती। जब मेरे पास आइडियाज़ खत्म हो जाते तो वो मुझे पार्क ले जाती। हम नदी किनारे ठंडी हवा का आनंद लेते और कलर कॉम्पोजिशन पर बातें करते। उसके साथ होने से मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता और मेरे आइडियाज़ और भी साफ होते गए। मेरी सासू माँ को भी पता चला कि मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि वो मेरा पक्ष नहीं लेंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनका दामाद हूँ, पर वो मुझे प्रोफेशनल सलाह ज़रूर दे सकती हैं। मैंने थोड़ा सोचा और मना कर दिया। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी मेहनत से जीतना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मुझे तरफदारी की वजह से जीत मिली। भले ही मैं न जीतूं, पर कम से कम मुझे पता होगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया। 15 दिन बाद मेरा प्रोजेक्ट तैयार था। मैं अपने काम को बड़े गर्व से देख रहा था। वो लेक एराई के किनारे मेरी और फू वैनमैन की एक ड्राइंग थी। वो मेरा हाथ पकड़े हुए खिलखिला रही थी। बैकग्राउंड में लेक एराई की चमक और गहरे नीले आसमान का तालमेल बहुत खूबसूरत था। रंगों का चुनाव एकदम परफेक्ट था। हर स्ट्रोक में मेरा उसके लिए प्यार झलक रहा था। जब फू वैनवैन ने वो ड्राइंग देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मुझे गले लगाया और किस किया। जान, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, तुम जरूर जीतोगे। मैंने उसके गाल खींचते हुए कहा, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। प्रोजेक्ट भेजने के बाद लंबा इंतजार शुरू हुआ। मैं रोज कंपटीशन की वेबसाइट चेक करता। मन में डर और उम्मीद दोनों थे। फू वैन वैन हमेशा मुस्कुराकर मुझे शांत करती। आखिरकार रिजल्ट आ गया। मैंने गोल्ड प्राइज जीता था। उस पल मैं इतना इमोशनल हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बस फू वैन वैन को गोद में उठाया और हवा में गोल गोल घुमाया। वो हंस रही थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और मेरे चेहरे को चूमने लगी। मेरे ससुराल वालों का भी तुरंत कॉल आया। सचिन, हमें तुम पर बहुत गर्व है। माँ को पता था कि तुम कर लोगे बेटा, तुम टैलेंटेड हो। प्राइज मनी से मैंने सबसे पहले एक ज्वेलरी शॉप जाकर फू वैनमैन के लिए एक डायमंड रिंग चुनी। वो बहुत महंगी तो नहीं थी, पर मैंने उसे बहुत सोच समझकर पसंद किया था। रिंग के अंदर हमारे नाम लिखे थे, सोचन और फू वैनमैन। रात को घर पर मैंने रिंग निकाली और फू वैनमैन के सामने घुटनों पर बैठकर बड़ी गंभीरता से कहा, वैनमैन, जब हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। ना कोई प्रपोजल, ना कोई रिंग और ना ही कोई ढंग की वेडिंग सेरेमनी। पर जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो कभी भी महज एक इम्पल्स नहीं था। मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे हर बीतते दिन के साथ और भी प्यार करने लगा हूँ। इस जिंदगी में बस तुम ही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कोई जल्दबाजी वाली शादी नहीं, बल्कि एक असली और उम्र भर वाली शादी होगी। फू वैन वान वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सिसकते हुए सिर हिलाया। हाँ सचिन, मैं तैयार हूँ। मैंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। अब से ये अंगूठी तुम्हें मुझसे बांध कर रखेगी। इस जन्म में भागने की सोचना भी मत। मैं इस जन्म में कहीं नहीं जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में हमने शादी की तैयारी शुरू की। तियाफू बहुत बिजी थीं। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो थीं। मेरी सासू माँ ने खुद हमारी वेडिंग आउटफिट्स डिज़ाइन की। वेडिंग ड्रेस सफ़ेद रंग की थी, जिस पर मोतियों और लेस का बहुत महीन काम था, जिसमें फू वैन मैम किसी परी जैसी लग रही थी। मेरा सूट काले रंग का था, एकदम फिट। मेरे ससुर जी ने वेन्यू और गेस्ट लिस्ट की जिम्मेदारी ली और सब कुछ बखूबी संभाला। मेरे दोस्त भी मदद के लिए दौड़े आए। गोन्जो बेस्ट मैन बन गया। जैन और जियान निमो ने हमारा नया कमरा सजाने और मिठाइयाँ खरीदने में मदद की। शादी ग्रेजुएशन के दिन तय हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ नानिन का कैंपस खुशियों और स्टूडेंट्स की हंसी से गूंज रहा था। और मेरी शादी भी उसी दिन यूनिवर्सिटी ऑफ नंदा के कैंपस में हुई। यहीं मैं और फू वैनवान पहली बार मिले थे और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी।
शादी के दिन धूप बहुत अच्छी खिली थी और हल्की हवा चल रही थी। फू वैनवान ने मेरी सासू माँ की बनाई हुई वेडिंग ड्रेस पहनी थी और वो अपने पापा का हाथ थामे धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई है और मेरी आंखों में भी सिर्फ वही थी। मेरे ससुर जी ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, मेरे कंधे पर थपथपाया और बोले, क्यों बेटा, अब वैनमन तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने उसे कभी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुआनजू ने मंच पर जाकर भाषण दिया और हमारी पुरानी मजेदार कहानियां सुनाई। कैसे मैंने क्लासरूम में उसे अपनी पत्नी बुलाया था और कैसे हम क्लास बंक करते हुए पकड़े गए थे। उसने चुटानले वाली बात भी बताई जिसे सुनकर सब हंस पड़े। फू वैनमान मुझसे चिपक कर इतना हंसी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। रिंग एक्सचेंज करते समय फू वैनमान ने मेरे हाथ में अपनी रिंग से मैचिंग अंगूठी पहनी और धीरे से कहा, सोचन, हमारी बाकी की जिंदगी के लिए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, उसके माथे को चूमा और कहा, फू वैन वैन, मेरी पूरी जिंदगी अब तुम ही हो। शादी के बाद मैं और फू वैनमैन अपनी वेडिंग आउटफिट्स में ही यूनिवर्सिटी ऑफ नंदा के कैंपस में घूमने लगे। सब कुछ वैसा ही था, बस मेरे साथ जो इंसान था वो अब मेरी पूरी जिंदगी बन चुका था। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें देखा और मुस्कुराते हुए चिल्लाए, हैप्पी मैरिड लाइफ। फू वैनमैन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। धूप की गर्माहट और वो पल बहुत सुकून भरा था। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वैनमैन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला था कि प्रोफेसर चिया ने इस्तीफा दे दिया है तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा था कि अब फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, पर किसे पता था कि मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी ही मेरी फिजिक्स टीचर बन जाएगी। उस समय मुझे लगा था कि यह दुनिया की सबसे अजीब बात है। और अब क्या तुम्हें अभी भी अजीब लगता है? मैंने उसके गाल खींचे और उसे किस किया। मैंने गंभीरता से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशकिस्मती वाली मुलाकात थी। इतने उतार चढ़ाव के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में तुम ही लिखी थी। हमारी जल्दबाजी वाली शादी से लेकर मेरी आवाज जाने वाले मजेदार पलों तक और अब इस गहरे वादे तक। फू वैनमैन के साथ मेरी कहानी एक इत्तेफाक से शुरू हुई थी और अब एक गहरे प्यार में बदल चुकी है। अपनी बाकी की पूरी जिंदगी, चाहे बसंत हो या पतझड़, सर्दी हो या गर्मी, मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा और हम कभी अलग नहीं होंगे। और हमारे गुजरे हुए कल की वो छोटी छोटी बहसें और मज़ेदार पल हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल यादें बन जाएंगी, जो हमेशा हमारे दिल को गर्माहट देती रहेंगी। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।